आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है सीबीएसई वालों का, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी का, जिसको सिविक्स बोलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से आंसर करेंगे और हमारा सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी आंसर को लिखने का। साथ ही साथ प्रिपरेशन से संबंधित ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भ्रम है लोगों में कि क्वेश्चन आंसर हम मार्केट से लाएंगे या हमारे जो टीचर्स लिखवा रहे हैं उसी आंसर को हम याद करेंगे और उसे जाकर के लिख देंगे। तो कभी भी आप बड़े से बड़े जितने भी स्कॉलर्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो या सिविक्स पढ़ा रहे हो या एनी कोई सब्जेक्ट हो, अगर जब तक आप उन चीजों को समझेंगे नहीं, आप रट करके नहीं लिख सकते हैं। और खासतौर से ये जैसे साइंस वगैरह में तो ठीक है कि छोटे छोटे आंसर होते हैं, लेकिन एसएसटी में सोशल साइंस जब आप देखेंगे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खासतौर से हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो उनका आंसर बहुत बड़ा होता है। वो आपको खुद से लिखना होता है। आप उन चीजों को समझ लीजिए और समझने के बाद खुद से जो है प्रयास कीजिए उसको लिखने का, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि किसी एक टॉपिक से आप देखिए तो पिछले 10 ईयर्स में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक टॉपिक से, और पूरा अगर कोई लेसन ले लें, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप क्लास 10th का एक लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में नेशनलिज्म इन इंडिया को मात्र 10 पेज में खत्म किया है। लेकिन आप जान लीजिए कि जब भी आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए अपना जब प्रिपरेशन शुरू करेंगे सिविल सर्विसेज की, तो उसमें केवल नेशनल मूवमेंट पे लगभग जो है 40, 50 या 100 पेज से भी अधिक आपको पेज पढ़ने पड़ेंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 100, 150, मैं 40-50 भी कम बोल रहा हूं। एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव वहीर की, वो पूरी की पूरी मतलब वो नेशनलिज्म इन इंडिया पे ही लिखी गई है, इतनी मोटी, मतलब 400-400 पेज में जो है भाई नेशनलिज्म इन इंडिया को डिफाइन किया जाता है, और तब भी वो शब्द कम पड़ जाते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में क्या है, 8 से 10 पेज में उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और जब भी आप उन 8 से 10 पेज को पढ़ करके, एनसीईआरटी का जो 8 से 10 पेज है उसको आप पढ़ करके जब क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक दे दिया है, लेकिन उन टॉपिकों के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी चीजें वो बताया ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन रेज कर देगा वो। तो उन क्वेश्चनों को, जैसे कि एक तो होता है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर में पूछ देगा, लिखने के लिए 2 लाइन 4 लाइन लिख लिए, या अल्टरनेट टाइप जैसे ऑप्शनल पूछ देगा, 1 क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तो आपको फैक्ट लर्न करने पड़ेंगे, और ये तब हो पाएगा जब कोई आप साइड बुक पढ़ेंगे या किसी अच्छे टीचर से आप उसके संरक्षण में रह करके आप जो है चीजों की अपनी तैयारी कीजिए, नेशनल मूवमेंट की या नेशनलिज्म इन यूरोप। वो जो लेसन है वो मैं देख रहा हूं कि उसमें चीजों को बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक सारा टॉपिक दे दिया गया है। तो आपको स्पेशली इसके लिए तैयार रहना होगा। आइए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, और इस टॉपिक के ऊपर, जैसे हमारा एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया जो लेसन है, इसमें एक टॉपिक है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलाया गया था, इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, शॉर्ट टाइप भी, वेरी शॉर्ट टाइप भी, लॉन्ग टाइप भी। आप इनका आंसर कैसे देंगे? कभी भी क्वेश्चंस को आप लॉन्ग टाइप तैयार कीजिए। लॉन्ग टाइप तैयार करेंगे तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस पे चर्चा हो जाती है, जिससे आपका वो सब चीज क्लियर हो जाता है। आज मैं एक मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और किसी टॉपिक को हिस्ट्री में पढ़ने के लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए, वो मैं आज आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं बता सकूं अच्छे से अच्छा। ये देखिए, जैसे हम अगर बात करेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको कब शुरू किया गया था वो आप पहले जान लीजिए। इसे शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया गया। इसके जो लीडर थे, लीडर का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता जो थे, जिन्होंने इसे लीड किया, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा इसे लीड किया गया, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर से बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
लेकिन मैं इसके कुछ फैक्ट बता देता हूं जिसमें सबसे चीजें इंक्लूड हो जाएंगी और इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने ये जो बोर्ड पे ये पेज लिख रखा है कि मेजर कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट से अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 4 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, यही 4 टॉपिक है। कोई भी मूवमेंट है तो उसमें सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि उसके रीजन क्या थे, वो क्यों हुआ। दूसरा, उसके फीचर्स क्या थे, कुछ फीचर होंगे। तीसरा, इंपैक्ट क्या रहा, क्या प्रभाव पड़ा। और चौथा, कंक्लूजन, उसका परिणाम क्या निकला। ये 4 चीजें अगर आप किसी मूवमेंट के बारे में जानते हैं तो आप हर तरीके का आंसर खुद लिख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कैसे लिख लेंगे। देखिए, तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो मेजर कॉजेज थे वो क्या था, रॉलेट एक्ट। जैसे रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट शुरू हुआ आया कब, 1919 में। ये क्या था, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। कोई भी मूवमेंट तब चलाया जाता है जब आप ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई जो गवर्नमेंट जो है हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है, तो जाकर के आप जो है कोई मूवमेंट चलाते हैं। तो इस मूवमेंट को चलाने के पीछे कौन कौन से ऐसे रीजन रहे, कौन कौन से ऐसे कारण रहे, ब्रिटिशर्स ने ऐसा हमारे साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने के लिए हम लोग विवश हो गए। तो उसका पहला कारण था रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के बारे में जानिए। अब मैं कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। रॉलेट एक्ट क्या था कि दरअसल पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1920 या 1919 आते आते इतना ज्यादा आक्रोश बढ़ गया था कि हर जगह उनके खिलाफ जो है मूवमेंट हो रहे थे, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट हो रहे थे, और ये बहुत तीव्र मूवमेंट हो रहे थे हर जगह, बहुत बड़े लेवल पे। इससे घबरा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे ब्रिटिश पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार कर सकती है। अब इस बात को जब कांग्रेस ने सुना, जब इस एक्ट के बारे में कांग्रेस ने जब जाना, तो बड़े लेवल पे इसका विरोध होने लगा कि ये तो तानाशाही है, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेगी बिना पूर्व सूचना दिए। इसे ही काला कानून कहा गया था कि भाई ना वकील ना दलील, कोई लॉयर नहीं और कोई हम वो नहीं कर पाएंगे। तो ये रॉलेट एक्ट जब आया इस तरीके का, तो इसकी वजह से हमारे देश में ये जो है आक्रोश बढ़ा, और ये उन कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ। ठीक है, दूसरा जानिए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों चलाया गया, इसका दूसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ, मैं इसका डेट लिख दे रहा हूं, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ये क्यों हुआ था, मैं कहानी भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको लिखना होगा तो लिख लेंगे। मैं लास्ट में ये पढ़ाने के बाद ये भी बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, दरअसल कांग्रेस के जो वहां पंजाब के 2 लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को इसी रॉलेट एक्ट के तहत जबरन जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके विरोध में बैसाखी का दिन था, ये दिन भी पूछा जाता है कि कौन सा दिन था वो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल 1919 को उन दोनों नेताओं को, लीडर्स जो थे, उन दोनों को, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में पड़ता है, वहां पे लोग 13 अप्रैल को इकट्ठा हुए और शांतिपूर्वक पीसफुल जो है वहां पे राइट्स जो है चल रहा था, धरना चल रहा था। लेकिन जनरल डायर ने वहां बिना पूर्व सूचना के लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी और हजारों लोग मारे गए उसमें। इससे बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये दूसरा कारण था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। अब इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग एक एक टॉपिक को, जब मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आगे चल करके हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था। हालांकि हंटर कमीशन ने जनरल डायर को आजाद कर दिया, उसे कोई सजा नहीं हुई, बस केवल उसे बर्खास्त किया गया। वो जब ब्रिटेन गया तो ब्रिटिश जो संसद थी, पार्लियामेंट, वहां उसे सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दे दी गई, टाइटल दे दिया गया, ताकि वो
ये बताया जा सके कि हम जो है इंडियंस को कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है। तीसरा था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट भी 1919 और 1920 के आसपास चलाए गए। ये क्या था, इसके बारे में जानिए। ऑटोमन साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा। ऑटोमन साम्राज्य जो था, तुर्की जो एरिया है ना, जो यूरोप और एशिया दोनों हिस्सों में पड़ता है, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो सबसे जो खलीफा था, उस खलीफे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही दौरान क्या हुआ कि उसको पदच्युत कर दिया गया, उसके पोस्ट से हटा दिया गया, डिसअपॉइंट कर दिया गया, और ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ करके इन लोगों ने, यूरोपियंस ने आपस में बांट लिया। अब वो खलीफा जो था जिसको डिसअपॉइंट किया गया उसके पोस्ट से, तो जितने भी देश के जितने भी विश्व के मुस्लिम थे वो उसे अपना आका मानते थे। इस वजह से भारत के जो मुसलमान थे वो भी, चूंकि वो उनके लिए भी मार्गदर्शक थे, उनके मुख्य लीडर माने जाते थे, तो इसलिए भारतीय मुसलमानों ने भी यहाँ विरोध शुरू कर दिया, और इसलिए यहाँ पे उसे नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने धार्मिक स्तर पे, रिलीजियस लेवल पे, अगर बेस पे अगर देखे जाए, तो महात्मा गांधी ने मुसलमानों को सपोर्ट किया कि भाई ये आप लोगों का रिलीजन का मामला है, मैं इसे सपोर्ट करता हूं। इस सपोर्ट का परिणाम ये हुआ कि जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया, तो उसमें मुसलमानों का सहयोग हम लोगों को मिला। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में जान गए। थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता रहा हूं, जब मैं इसे अगले दिन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो इस पे बहुत बड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, ये इतना छोटा है नहीं। बस शॉर्ट में मैं इसका आंसर बताने चल रहा हूं कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मैं कैसे पढ़ लूंगा तो उसके सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे, और वहां से कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा तो हम कर लेंगे। बस इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं अभी। अच्छा, अदर एक्सप्लॉइटेशन मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो ही रहा था। अलग अलग तरीके के चार्जेज इंपोज कर दिए जा रहे थे, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे इंडियंस के ऊपर। इसके अलावा रेवेन्यू रेवेन्यू सेक्टर में भी हम लोगों को हमारे ऊपर तमाम तरीके की कई चीजें इंपोज की गई, अलग अलग स्कीम्स ला करके। तो ये जो है एक्सप्लॉइटेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ब्रिटिशर्स अपने सामान यहाँ पे गुड्स लाकर बेच रहे थे, जिसकी वजह से हमारे देश के बुनकर्स जो वेबर्स हैं वो बर्बाद हो गए। तो हर तरीके के जो शोषण, ये तमाम वो काम थे, वो रीजंस थे जिसकी वजह से जनता में आक्रोश हुआ, और आक्रोश होने की वजह से हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। अब केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो बस वो इतना पूछ लेगा कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों चलाया गया, उसके कारण बताइए, उसके रीजंस बताइए, 4 रीजंस, 2 रीजंस, कुछ भी रीजन बताइए। तो 2 नंबर में तो यही हो गया। आज जितनी कहानियां बताई मैंने वो आप इसको रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब टॉपिक को लिखने के बाद उन सारी चीजों को आप लिख दीजिए। अब ये स्टोरी आप आसानी से लिख पाएंगे। अब इसमें कुछ याद करना है? कुछ याद नहीं करना है आपको, बस ये 4 टॉपिक याद रखिए बस। अब देखिए मेन फीचर ऑफ द मूवमेंट, जब ये मूवमेंट चलाया गया तो इसके मेन फीचर क्या थे, इसमें कौन कौन से कार्य किए गए, हमने किस तरीके से इस मूवमेंट को ऑपरेट किया। सबसे पहला, बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा कि जितने सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज हैं उन सबका बाइकआउट करो। हम लोगों ने बाइकआउट किया, जो भी नागरिक थे, इंडियन सिटीजन्स। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोट स्वदेशी। जो भी फॉरेन गुड्स थे, जैसे क्या था कि जो हमारे यहाँ वेबर्स थे, जो कपड़े बनाते थे, वो पहले बिकते थे इंडिया में, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने यहाँ इंडस्ट्री में, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए सस्ते दामों पे, अब वहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत कम टाइम में नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना देते थे, शर्ट्स हो, पैंट हो, जो भी हो, और वो चीज़ें यहाँ ला के बेचने लगे। अब जब वो चीज़ें आकर यहाँ सेल करेंगे आप, तो जैसे मैं मान लीजिए मैं 10 दिनों में कोई शर्ट बना रहा हूँ, कपड़ा, कुर्ता उसको पहले बोला जाता था, तो मैं उसे 2 रुपए में बेच रहा हूँ, और आप 1 घंटे में 200 बना रहे हैं, तो आप उसको ला करके 1 रुपए में भी बेचेंगे तो आप सेल करेंगे तो आपको अब मुनाफा होगा। तो मेरे जो गुड्स हैं, जो इंडियंस, जो वेवर्स बना रहे हैं, वो तो कोई नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से जो है वेवर्स जो है बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर जो थी बिल्कुल बर्बाद हो रही थी। तो इसमें क्या किया गया कि उनके गुड्स जो है, सामानों का बहिष्कार किया गया। और गुड्स में केवल ये आर्टिकल्स में केवल यही नहीं था कि कपड़े, तमाम तरीके की चीजें। प्रमोट स्वदेशी, स्वदेशी को प्रमोट किया गया कि भाई स्वदेश, हमारे देश में जो भी निर्मित प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे वो कपड़े वगैरह हो, जो भी चीजें हो, तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने प्रमोट किया। रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब एंड सरेंडर ऑफ टाइटल।
हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे ऐसे सरकारी वकील थे और बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ा और अपने टाइटल को क्या किया, सरेंडर किया। जैसे महात्मा जैसे उनके बारे में आपने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो नाइटहुड एक टाइटल है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, उन्होंने वो जो टाइटल था लौटा दिया। हालांकि ये घटना बहुत पहले हुई थी, 1905 मतलब 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया उसी टाइम। तो ये उस शंकरन नायर थे जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, तो उन्होंने अपन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। तो इस तरीके की चीजें ये सब चली गई। फिर उसके बाद बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिश कोर्ट जितने थे यहाँ चल रहे थे भारत में, वहां से वकीलों ने उनका बाइकॉट किया। प्रमोट खादी, और खादी को प्रमोशन दिया गया। तो इसके मेन फीचर्स, अब आप 2 नंबर के क्वेश्चन में फिर पूछ सकता है कि नेशनल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो मेन फीचर थे उनको आप डिस्क्राइब कीजिए। और इन सारे डायमेंशंस को मिला करके एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का देखिए, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये है इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये मूवमेंट चलाया तो क्या इंपैक्ट हुआ, देखिए। पहला, मिलियन ऑफ इंडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। यह पहली बार था जब मिलियंस ऑफ सिटीजन्स, भारत में लाखों लोग पहली बार सड़कों पर अपने देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ उतरे। यह पहली बार था। कब? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान। यह कब हुआ? 1 अगस्त 1920 में। द सेल ऑफ फॉरेन गुड्स डिक्लाइन। इसका परिणाम यह हुआ कि जब हम लोगों ने यहां दिया ना, जब हम बाइकॉट हम लोगों ने कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि उनके जो गुड्स थे, चाहे वो किसी भी टाइप के थे, वो उनके सेल में गिरावट आई, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू जो है जनरेट होना बंद हो गया। रेवेन्यू जो है डिफिसिट होने लगा, घाटे में चलने लगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिकम स्ट्रॉन्ग। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन, जब खिलाफत मूवमेंट जब चला था 1919 में, एक साल ये मतलब जैसे ये है ना, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के चलने से 6 महीना पहले जो है तक वो चल रहा था, या 4 महीने पहले तक। तो उसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, तो मुसलमानों ने भी इसमें सपोर्ट किया, और इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी। फिर उसके बाद द मूवमेंट इंक्रीज पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है, जब भी कोई, हालांकि इसी मूवमेंट पे नहीं, कोई भी मूवमेंट जब चलता है तो जो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट के खिलाफ चलता है तो उस पर पॉलिटिकली प्रेशर बढ़ ही जाता है। चौथी बात यह है कि कंक्लूजन क्या है। इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल मास मूवमेंट ऑफ इंडियन स्पिरिट। यह पहली बार था जब इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। आप भी, अगर आपके पास PYQ होगा तो आप उसमें से देखेंगे, तो इस डायमेंशन से ज्यादा कुछ उसमें होगा ही नहीं। वो क्या पूछ सकता है, एक मूवमेंट में कोई आपके द्वारा कोई मूवमेंट चलाया गया, मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई आप उसे क्यों चला रहे हैं, उसका क्या रीजन है, आप उसे किस विधि से चला रहे हैं, क्या सिस्टम है, कौन कौन सी चीजें आपको कर रहे हैं आप उसमें, विरोध के रूप में, अपोजिशन के रूप में, अपोज करने के रूप में। फिर उसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो पूछा जाएगा कि आप उसका क्या इंपैक्ट रहा, और लास्ट में ये पूछा जाएगा उसका कंक्लूजन क्या रहा। बस ये 4 चीजें। तो किसी भी मूवमेंट के बारे में अगले वीडियो में, जैसे हम लोग सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, या जितने मूवमेंट है इसमें पढ़ेंगे हम एक एक करके, तो इस 4 डायमेंशन पे ही चर्चा करनी है। और ये यकीन मानिए, ये IAS तक ये स्थिति है, वहां से लेकर के हाई स्कूल तक या निचले क्लासों तक, आपको किसी भी मूवमेंट से अगर कोई क्वेश्चन बनाना होगा तो वो बस इसी 4 डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, विजन एकेडमिक क्लासेस।